नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मनमोहन गुप्ता एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो फरीदाबाद शहर को बड़े लंबे समय तक पहचान दे रही हैं। किन विषयों पर उन्होंने पहचान दी, किन विषयों पर उन्होंने नेतृत्व किया और किन विषयों पर आज वो दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं मनमोहन गुप्ता जी से। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। मनमोहन जी, आपके बारे में बहुत सारे विषयों से रेफरेंस आ रहा है कि भाई मनमोहन गुप्ता जी का इंटरव्यू जरूर कीजिएगा द राइट पीपल की सीरीज़ के अंदर। जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपका नाम चारों तरफ से रिकमेंड हो रहा है, तो तसल्ली होती है कि लोगों ने आपको, जिस कार्य ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उस पहचान को लोगों ने समझा है। इसके पीछे की जो वजह है और जो क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। आप किन किन विषयों पर एज ऑन डे अभी काम कर रहे हैं या नेतृत्व दे रहे हैं? जी, मैं नेतृत्व की बात नहीं करता, मैं तो उसको एक तरह से समर्पण मानता हूँ, सेवा मानता हूँ। मेरे बच्चे जब स्विमिंग करते थे तो वो आगे स्विमिंग के लिए नहीं जा पाते थे क्योंकि यहाँ पर कोई बॉडी नहीं थी। ओके। तो उस समय यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन बनी और पिछले लगभग 25 सालों से हम उस काम को कर रहे हैं। तो फरीदाबाद शहर के जो बच्चे हैं स्विमिंग में वो आगे आए और उसका परिणाम ये मिला कि हमारे शहर की बच्ची दिव्या सतीजा वो जो सैफ गेम्स होते हैं उसमें मेडल लेकर आई। एक और बच्ची कृतिका है, वो जो पैरा एशियन गेम्स होते हैं उसमें मेडल लेकर आई। तो मुझे लगता है कि मैं उसमें थोड़ा भी योगदान कर पाया तो मेरा सफल हुआ जीवन। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्रों में आप अपना पदों को सुशोभित कर पा रहे हैं? ऐसे ही लगभग 20 सालों से जो फरीदाबाद की पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसमें भी मैं अपनी सेवाएं देता हूं। मैंने कई बार सोचा कि नए लोग आगे आने चाहिए, लेकिन सबका प्यार इतना है कि वो कहते हैं कि नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, चलता रहे ऐसा। दोस्तों, बहुत छोटी उम्र रही होगी जब जवानी का जिसे आस बोलते हैं, उस टाइम बच्चे की इच्छा रही होगी इनके कि भाई मुझे स्विमिंग करनी है, और कोई परिस्थितियाँ बनी और आज इनकी बदौलत, इनकी चेतना की बदौलत, इनके नेतृत्व की बदौलत आज पता नहीं कितने सैकड़ों हज़ारों बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। ये इस शख्सियत की एक खासियत है। बात तैरने की या नहाने की या स्विमिंग की नहीं है, बात यह है कि उस छोटी सी नीड को या जो एक इच्छा होती है किसी बच्चे की छोटी सी उम्र में किसी को प्रेरणा देने की, वो इतना बड़ा स्वरूप भी ले सकती है। ये अपना आप में चिंतन और नेतृत्व का विषय है, कोई भी इसको ले सकता है। अब दूसरी बात, जहाँ तक पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले प्रेसिडेंट की या तमाम पदों की है, तो उनके लिए उन्होंने बोला कि मेरे को 20 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई दूसरा नया कोई युवा या कोई शक्ति आए उसको संभाल ले, लेकिन प्यार है लोगों का और वो कहीं ना कहीं लगाव होता है और नेतृत्व के गुण को देख के ही वो पदों को सुशोभित करने का जो भाव है जनता का या पब्लिक का या जो संबंधित क्षेत्रों का, वो आता रहता है। ऐसा ही व्यक्तित्व आदमी का बनता चला जाता है और फिर वो मनमोहन गुप्ता कहलाता है। मनमोहन जी, राजनीति में कोई दखल रखते हैं या सिर्फ सेवा भाव? राजनीति में मैं एक सामाजिक और जागरूक नागरिक होने के नाते पूरा दखल रखता हूँ जी। क्या बात। और संगठन में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। संगठन माने तो भाजपा का जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसमें मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। भाजपा में आप जी। बहुत सुंदर। दोस्तों, सरलता और सहजता सामने वाले के व्यक्तित्व में साफ झलक रही है, आप देख पा रहे होंगे। शब्दों को न पे तुले शब्दों को और न पे तुले उत्तर को देना, ये अपने आप में एक संयम की बात है। रुचिकर विषय क्या है गुप्ता जी? रुचि का विषय तो जो हमारा अध्यात्म है वो रुचि का विषय है, जो पर्यावरण है वो रुचि का विषय है। बहुत सुंदर। जैसे हमें लगता है कि जल जो है वो जीवन है, सुनते आए बचपन से, लेकिन उसको सही मायने में हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को दे पाए तो उसका मुझे बड़ा संतोष होता है। हमारा जो संस्थान है वहाँ पर बारिश का पानी भरता है, तो जो हमारी कंपनी ऑफिसर हैं उन्होंने कहा इसका कहीं सीवर कनेक्शन आप कर दीजिए। तो मुझे लगा कि सीवर में पानी जाएगा, सीवर से कहीं जाएगा एसटीपी में, एसटीपी से वो पानी बाहर चला जाएगा। तो जो वर्षा का जल है वो तो धरती को सिंचित करने के लिए है, वो धरती में कैसे जाए। तो हमने पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने यहाँ लगाया,
फिर लगा कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो उसको इतना नहीं कर पाता। तो हमारे संस्थान के पीछे पार्क है, हमने RWA से बात करके वहाँ साइड से एक नाली बनाई और जितना भी बारिश का पानी आता है वो सारा पार्क में जाता है और पार्क में वो धरती में, ज़मीन में जाता है, वाटर टेबल ऊपर आती है। तो हमें लगता है पर्यावरण को लेकर आप संजीदगी, पर्यावरण के लिए भी मुझे ये लगता है। ऐसे ही हमने अपने घर के बाहर भी जो इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं उनके बीच में जगह छोड़ के बारिश का पानी आए, हमारे घर का पानी बाहर रोड पे ना जाए, वो प्रयास करते हैं। ये जो प्रयास है आपके व्यक्तित्व के अनुसार, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि व्यक्तित्व बड़ा है आपका और प्रयास शायद हल्का सा है, तो इसका बड़ा स्वरूप क्या हो सकता है? उसकी वजह ये है कि समाज को जितना जागरूक होना चाहिए इन विषयों पर, वो जागरूक होते नहीं है। कारण ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके घरों में जो काम करने वाले हैं वो अनपढ़ होंगे, लेकिन जो घरों में रहते हैं वो तो पढ़े लिखे हैं जी। अगर वो अपनी काम करने वाली जो भी कर्मचारी हैं उनको ये गाइड करेंगे कि आपके घर में पानी वेस्ट ना हो, घर का पानी बाहर रोड पे ना जाए, कूड़ा कैसे ठीक किया जाए। हमारे घर में 2 कूड़े के पात्र हैं, जिसमें एक में जो प्लास्टिक, कागज़, बाकी चीज़ें होती हैं और एक के अंदर रिसाइकल वाला होता है। तो हमारी जो पोती है 5 साल की है, उसको भी पता है कौन सा कूड़ा किस में डालना है। तो हम यहाँ अपने इलाके में, क्षेत्र में भी कोशिश करते हैं कई बार, और प्लास्टिक नहीं प्रयोग होना चाहिए, कम से कम प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए हमने कई अभियानों में भी भाग लिया। दयानंद कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ की प्रिंसिपल थी, उन्होंने 3 दिन लगातार हमको बुलाया। एक दिन फर्स्ट ईयर के बच्चे बुलाए, एक दिन सेकंड ईयर के, एक दिन फाइनल के। तो उसमें हज़ारों बच्चों के बीच में काम किया। स्कूलों में गए अलग अलग, और मंडियों में गए कि भाई प्लास्टिक कम से कम यूज़ होता, पॉलीथीन यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोगों की सोच है वो चलता है, एक वर्ड है और उसमें वो सब खो जाता है। तो इसलिए पीड़ा भी होती है कई बार कि एजुकेशन में डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन सामाजिक सरोकारों के बारे में जो जानकारी सामान्य व्यक्ति को होती थी उसका अभाव पढ़े लिखे लोगों में भी ज़्यादा है। और अगर है भी, किसी को ज्ञान है भी, तो वो उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ एक प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया कि RO में लगभग 50-60% पानी जो है वो व्यर्थ चला जाता है। तो उस पानी को बाकी कामों में ले लें, उसके लिए उन्होंने अपने खर्चे पर घरों में जहाँ RO लगे हुए हैं उसके बाहर एक ड्रम रखना है, उसमें प्लम्बर से सेटिंग करा के वो पानी उसके अंदर आएगा। उस पानी को पोछे में, उस पानी को खेती में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ हो जाए, उस पानी का वेस्ट ना हो। तो उन्होंने मुझे मतलब जैसे कहा, तो जितना सहयोग हम कर पाए हम वो भी किया। तो ऐसे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा संकट है ये और उसके लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग उस बारे में इग्नोरेंट हैं। ये पीड़ा का विषय है। बहुत सारी संस्थाएं शहर में काम करती हैं इस बारे में, वो सब साधुवाद का पात्र हैं, लेकिन लोग अगर जागरूक होकर करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अभियान होगा और इससे पूरे समाज को फ़ायदा होगा। दोस्तों, जल ही जीवन है, ये बहुत पुरानी कहावत नहीं है, ये बहुत कड़वी और एक वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई एक सच्चाई है। और कहते हैं कि प्रलय जब आती है तो पानी से आती है। जब भी कभी सृष्टि का कभी समापन होगा और ये सब जब जो हम देख पा रहे हैं अपने आसपास ब्रह्मांड में, जो भी वो अगर उसको कोई अपने में समेट सकता है तो जल है। और जल का एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर वो कहीं एक्सेस हो गया और उसको कहीं रास्ता नहीं मिला तो प्रलय ले आएगा। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल। ये संजीदगी मनमोहन गुप्ता जी के जीवन में आप देख सकते हैं। प्रयास भी कर रहे हैं और मन भी है इनका करने का। आप लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं डायरेक्टली कि भाई किस तरीके से आप इस विषय को आगे ले जा सकते हैं। आपको क्या लगता है मनमोहन जी, ये रूट लेवल पे आना चाहिए विषय बच्चों में, या ऊपर से ही चीज़ें चल जानी चाहिए? आप भी अनुभवी आदमी हैं। पहले परिवार में जो दादा दादी, नाना नानी होते थे वो इन विषय को बताते थे जी जी, कि भाई इसको पाँव नहीं लगाना, इसको वेस्ट नहीं करना। जैसे अन्न के बारे में है, संस्कार के तौर पर वो संस्कार हो जाता है। जब बार बार वो बात बताई जाती है या किसी ने कोई गलती की तो नहीं ऐसे नहीं करना, ये पाप हो जाएगा,
वो धर्म से जोड़ते थे उसको, कि भाई हर चीज़ का वैज्ञानिक तथ्य सबको समझाया नहीं जा सकता, तो सरल उसको धर्म से जोड़ते थे, भाई ये काम करना है, ये नहीं करना। वो अब अभाव हो गया जीवन में, और ये बहुत बड़ा कारण है। जो पहले लोग इन बातों की चिंता करते थे, धीरे धीरे लगभग पिछले 50-60 सालों में मुझे लगता है शायद ये ज़्यादा इस बात का क्षरण हुआ है कि लोग इस ओर थोड़ा उदासीन हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ NGO इस मामले में कोशिश करते हैं कि भाई कैसे इन विषयों को सबके सामने लाया जाए। तो मुझे लगता है पहले परिवार में, हर परिवार में जो बुजुर्ग होता था वो इस बात को समझाता था और लोगों को ज़्यादा पता होता था। जी जी। तो जी एक थोड़ा सा तलक क्वेश्चन है जी, और मैं मीडिया पर्सनालिटी होने के नाते नहीं पूछ रहा है जी, ये आपकी भाषा की बात कर रहा हूँ कि एक जागरूक इंसान होने के लिए, क्योंकि इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन चलाता हूँ जी, और उसकी परिकल्पना है चैतन्य संसार। और चैतन्य संसार तब हो सकता है जब कुछ लोग मिलके उस परिकल्पनाओं में सहभागी हों। जी, इट्स ए मैटर ऑफ इनलाइटमेंट। और चेतना छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक बच्चा भी चेतन हो सकता है और बूढ़ा भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत सारे डेप्थ का विषय है। जी, पर्यावरण हमको जागरूक करता है, पर्यावरण के प्रति हम जागरूक होते हैं, ये विषय है। लेकिन चेतना ये कहती है कि चेतना हमारे अंदर की इनर जर्नी है। उस यात्रा से ही आदमी आगे की तरफ बढ़ता है, उस चेतना को हासिल करता है और तमाम विषयों पर काम करता है। क्योंकि आप पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इधर हम छोटे छोटे प्रयासों की हम बात करते हैं। एक तरफ हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण में जब पोल्यूशन की बात करते हैं तो CNG भी एक ऑप्शन आता है या पेट्रोल भी ऑप्शन आता है, अब PNG भी आने लगी और तमाम तरह के विकल्प हैं। इसमें बेस्ट वैसा कौन सा विकल्प है जो कम पोल्यूशन फैलाता है, एक तो वो। और इसका दैनिक रूटीन के अंदर ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि जिससे कि जो गाड़ियों के थ्रू जो पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि गाड़ियों का जो पोल्यूशन ज़्यादा है, उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? आप ट्रैफिक जो एसोसिएशंस वगैरह हैं जो डिस्ट्रिक्ट की, क्या आप उसके साथ जुड़े हुए हैं क्या? एक यहाँ पे रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, रोड सेफ्टी है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके ओके। मैं इस बारे में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने बोला ना, ये हर थोड़े समय बाद जी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, राइट। और हम जो भी नई चीज़ आती है उसको बड़ा महिमा मंडित करते हैं, और बाद में उसके जब दोष समझ में आते हैं तब फिर हम उसको हटाने की बात करते हैं। जब लगभग 60-70 साल पहले पॉलीथीन प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस कर रहे थे मास्क के अंदर, जी जी, तब ये कहा जा रहा था कि जो पेड़ कटते हैं वो बचाने के लिए प्लास्टिक का, पॉलीथीन का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब 50 सालों बाद ये समझ आया कि ये तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक, तो लेयर बना गया नीचे धरती पे, तो इसलिए इसको अब हटाना है। तो होना ये चाहिए जो संपूर्ण विचार करके किसी चीज़ को लाना कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, राइट राइट, वो नहीं है। वो शोध का विषय है। वो जितनी वेस्टर्न कल्चर है उसमें इस तरह का कोई विषय विचार होता नहीं है, और हमारी संस्कृति में इन सब चीज़ों का विचार होता था। राइट, पेड़ों का भी कैसे होगा संरक्षण, वो भी विचार होता था, उनकी पूजा होती थी, उसमें वो कैसे संरक्षित है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीपल में आम तौर पे शनिवार को जल चढ़ाना ज़रूरी कहा जाता है कि पितरों को मिलेगा, शनि है इसलिए आपकी मनोकामना पूरी होगी। वो था कि पीपल को बचाना है, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, लेकिन रविवार को पीपल में जल नहीं देना। अच्छा, ऐसा भी तो कोई अधिकता हो जाएगी जल की तो वो कहीं पेड़ गिर ना जाए, खराब ना जाए। क्या बात, मतलब कितना उसका बैलेंस करते थे। ऐसे ही तुलसी रोज इस्तेमाल करनी है, रविवार को नहीं तोड़ते थे। ऐसे हर छोटी चीज का विचार करते थे। वैदिक साइंस है वो साइंस है, और वो बड़े बुजुर्ग जो साइंस समझते थे उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते थे। ये विचार वेस्टर्न उसमें नहीं है। तो जब पिछले 200-300 सालों में ये जो औद्योगिक क्रांति हुई और बाकी सब चीज़ें, इन्होंने चीज़ें लाद दी हमारे ऊपर। अभी जो सरकार है वर्तमान में, भारत सरकार, ये इन विषयों पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की बात है वो पोल्यूशन नहीं होगा, ये एक उसके अंदर विषय है। इससे आगे की टेक्नोलॉजी पे बात चल रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ऐसी पॉलिसी है, अगर वो लागू हो गई तो पोल्यूशन का, जो आपने बोला कि ऑटो से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, मतलब पेट्रोलियम वाला जो पार्ट, मोटर, ऑटो मोटर, लेकिन आपने उससे पहले वाला ही बता दिया। हाँ, तो मेरा कहना है कि इन सब हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी तो ये बहुत बड़ा एक पोल्यूशन को कम करने का साधन होगा। और सरकार जैसे 2050 तक ये सोचती है कार्बन फ्री करना है, तो उस दिशा में प्रयास भी हैं और कोशिश भी है, रिसर्च भी है। अभी जो बात चल रही है, जो मेरे संज्ञान में आई है
कि ये जो टेक्नोलॉजी है कैसे सस्ती हो सकती है, जिससे आम आदमी को इस्तेमाल करने में इसको दिक्कत ना हो, आसानी हो, वो उसकी ओर बढ़े, उसका रुझान उस ओर बढ़े। क्योंकि हर आदमी अपनी उससे सोचता है कि मुझे इसका फ़ायदा क्या है, व्यक्तिगत सोच में आता है। तो जब उसको लगेगा कि ये पेट्रोल जो है 100 रुपये का है और ये 70 रुपये में है, 60 रुपये में है, तो फिर वो उसकी तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है ये पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक की हम जब बात करते हैं, इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स की, उसका पोल्यूशन नहीं है, नो डाउट पोल्यूशन नहीं है उसमें, लेकिन जो बैटरी सिस्टम है वो लिथियम बेस्ड है। उसका निस्तारण कैसे होगा बाद में, ये बहुत बड़ा विषय, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर अभी लोग चिंतित हैं, लेकिन कोई ये वही वाली ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई। वही वाली स्थिति हो सकती है कि भाई पॉलिथीन यूज कर लिया था, अब वो लिथियम आ गया ऊपर, अब वो लिथियम आ गया तो क्या करें। तो ये इसलिए, लेकिन सरकार इस बारे में चिंतित है, इसीलिए अगली जो योजना है वो हाइड्रोजन की है, उस पर काम कर रही है। ओके दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त चीज़ आपको साझा करी है गुप्ता जी ने कि प्लास्टिक के उपयोग का विकल्प माना और उसने जब लेयर बना दी धरती के ऊपर, तो फिर तमाम तरह के विषयों से संबंधित आपके विकल्प आने शुरू हो गए, बजाय इस समझ के कि भाई ये आपको भविष्य में क्या नुकसान दे सकता है। और रिसेंटली अगर बात की जाए तो लिथियम की बात आ रही है। तो इन तरह के विषयों को अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि मनमोहन जी कोई वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी कही शुरू में अपने साक्षात्कार में कि मैं एक जागरूक इंसान हूँ, मतलब जागरूक मीन्स चेतन इंसान। इसीलिए हमने लैटरल पर्सनालिटी का इंटरव्यू आपके लिए रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया इसको। बहुत अच्छा हमारे लिए भी एक विषय है जानकारी को लेकर। आप व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन गुप्ता को अगर कर दे तो मनमोहन क्या है? वैसे तो भगवान का नाम है, तो आत्मसात व्यक्तित्व को कैसे कर पाते हैं हम? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्रभु का एक, हर इंसान प्रभु की एक कृति है। मैं भी उसमें से एक हूँ, जो अरबों की संख्या है जी। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस भारत भू पर पैदा हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं हिंदू धर्म और सनातन को मानता हूँ। मैं इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, भाजपा से, वो सनातन धर्म, देश, इसकी बात करती है। तो इसलिए मैं उन चीज़ों में अपने आप को स्वाभाविक रूप से जुड़ा पाने के कारण से, संस्कार भी कह लो इसमें, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस सब में जो भी सहयोगी हुए, मैं उन सब का आभारी हूँ और अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं, प्रभु ने इतनी कृपा की है कि इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। ग्रेटिट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है आपका, उसका है जी प्रभु का साथ। देखिए हमारा एक नेक्स्ट इसके बाद एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है थैंक यू गॉड जी। तो वो डिस्कस करेंगे लेटर आपके साथ। अभी जो बात कर रहे हैं, थैंक यू गॉड का मतलब ये ग्रेटिट्यूड है, जो कुछ उसको मालिक ने दिया उसके प्रति उसका आभार नहीं है, तो मैं ऐसा समझता हूँ वो एसेट और लायबिलिटी में से कुछ भी नहीं है। और हम प्रयास करते हैं एसेट्स को लायबिलिटी, लायबिलिटी को एसेट देने की। पर्सनैलिटी, आर यू एसेट और लायबिलिटी, ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसमें इलेक्टेंट पर्सनैलिटी है, इलेक्टेंट टीचर, इलेक्टेंट स्टूडेंट है, और इस तरह के इलेक्टेंट डॉक्टर्स हैं, और RMG है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया ग्रुप है। दे आर मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स अंडर वन रूफ। दोस्तों बड़ा रुचिकर विषय हो जाता है जब धीरे धीरे इंटरव्यू बढ़ता है, लेकिन कुछ समय की बाध्यता है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है। 2-3 सवाल रहेंगे और इसको समापन की तरफ लेके चलेंगे। मनमोहन जी को अगर आज के डेट में प्रभु आगे ये कहे, अगर प्रभु के प्रति आपका इतना समर्पण भाव और इतना ग्रेटिट्यूड और इतना मतलब कि भाव है जुड़ा हुआ कि भाई मनमोहन एक काम कर ले और फिर मेरे साथ चल दे, क्या करना चाहोगे? एक काम, जो ऐसा व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैंने उसका सबका समर्पण किया। पर मैं एक बात अगर कोई कहे तो मैं कहूँगा प्रभु मुझे केवल भारत हिंदू राष्ट्र जैसा दिखे, इतनी इच्छा है। कमाल है। अब इसको भगवान के प्रति समर्पण के साथ देशभक्ति को जोड़ा, ये भी कमाल की विषय है। अब इस चेतना को क्या बोलेंगे? ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है कि उसने मुझ में भाव दिया। हाँ। ये उसकी कृपा है। अरबों लोग यहाँ हैं इस धरती पर, जिसमें बड़ा जटिल प्रश्न था और बड़ा सरल जवाब दिया। 140 करोड़ भारत में रहते हैं, जो संख्या सामान्यता मानी जाती है। उस सब में अगर मेरे को प्रभु ने ये सवाल पूछने का मौका दिया, बात है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे मन की इच्छा ये है। मुझे एक बार स्वामी सत्यमितानंद जी के सानिध्य में बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि
मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने एक लाइन बोली और वो मेरे मन को छू गई। क्या बात है। उन्होंने बोला कि अगर मेरे आशीर्वाद में ताकत है तो मैं ये कहता हूँ कि भारत भू पर नहीं, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सब सुखी हो। तो जब इतने बड़े लोग के बीच में आप जाते हैं तो आपको समझ आता है कि अपने बारे में सोचना या समाज के बारे में सोचना, या उन्होंने कहा वसुंधरा पर जो भी हैं वो सब सुखी हो। तो ये जो भाव है, ये एनलाइटन व्यक्ति है, उस एनलाइटन व्यक्ति का जो आप पर प्रभाव पड़ता है वो चेतना का स्तर है, मैं ऐसा मानता हूँ। दोस्तों बहुत जटिल प्रश्न था और बहुत सरल उत्तर दिया है। ये मैनिपुलेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये स्वभाव है, अंदर से निकल के बाहर आया है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है? देखो ऐसा, ये राजनीतिक परिभाषा में मुझे नहीं जाना। अच्छा, मैं भी माफ़ी चाहूँगा कि मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस विषय पर जी, क्योंकि हमारे लिए सारे बराबर है, क्योंकि हम 5 एलिमेंट के लिए काम करते हैं। हिंदू, सिख धर्म और मुस्लिम, हर तरह के लोग हमारे साथ मिलने मिलाने का रहता है। जैनिस्ट भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, उनके साथ भी हम काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे को व्यक्तिगत किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ना है, क्योंकि जब हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो धर्म तो हर कोई ले रहा है ना, उसको इंटेक तो सभी का है ना। ऐसा तो है नहीं कि सांस आप कोई हिंदू ले रहा है और मुसलमान नहीं ले रहा है, मुसलमान ले रहा है हिंदू नहीं ले रहा है। तो वो यूनिवर्सल है थोड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें तो नहीं जाएंगे और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा इंटेंशनल वो नहीं है। थोड़ा सा विषयांतर हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति से व्यक्तित्व होने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ तक लाने जैसे प्रयासों को आपको समझा सकती है, बता सकती है, गुण ज्ञान के साथ आपको इनलाइटन कर सकती है। ये आपने देखना है कि आप व्यक्ति से, जो भी हमारे इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराए जाते हैं, उनसे आप क्या सीख पाते हैं, क्या ले पाते हैं, कुछ अच्छा ले पाते हैं या कुछ उनके दूसरे साइड इफ़ेक्ट ले पाते हैं। अगर आप साइड इफ़ेक्ट को एक तरफ कर दें और उसकी पॉजिटिव आस्पेक्ट को देख लें और उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के, समझ के, चिंतन करके, चिंता करके नहीं, चिंतन करके अगर आप आगे बढ़ जाएं तो मैं ये मानता हूँ यही इनलाइटमेंट है। कोई विशेष मैसेज जो हमारे इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आप दुनिया में, देश में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देना चाहें? वैसे तो सब लोग कहते हैं, जितने बड़े अच्छे साधु लोग हैं या साधु स्वभाव जैसे लोग हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो इस यूनिवर्स में उनके प्रभाव, उनके आशीर्वाद से चल रहा है, वो शब्द जो गूंजते हैं कि सबका कल्याण हो, हम इस मनस्थिति से काम करें। जो व्यक्ति अपनी गाड़ी रास्ते में पार्क करता है, उसे ये ध्यान में नहीं आता कि जो पीछे से आने वाला है उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, या उसकी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, उसको जाना हो, जल्दी जाना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। वो सोचता है मेरा तो 1-2 मिनट का है। तो ये जो स्वभाव है, तो वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हुए अगर सोचेगा कि मेरे कारण से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। तो जब जिस दिन व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाएगा कि मुझे जो भी काम करना है उससे किसी को तकलीफ ना हो, तो मुझे लगता है कि आज के इंटरव्यू का भाव सफल हो जाएगा। बहुत गहरा विषय हो जाएगा और मैं समय की बाध्यता को ध्यान में रखते बस, क्योंकि चाय पर भी चर्चा 2 मिनट की रहेगी, चाय पीनी है, उनका बड़ा प्रेम भाव है। मैं इस साक्षात्कार को यहीं विराम देता हूँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मनमोहन गुप्ता जी के प्रयास, इनका अनुभव और इनकी समझ के साथ इनका जो नेतृत्व का जो गुण है, और इसके अलावा जो इनके संबंध हैं, जो इनके पूरे यूनिवर्स में, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि ऑरा ऐसा है कि यूनिवर्सल ऑरा है, तो उस लेवल पर ये खुद भी जाएं और हम जैसे जो इस प्रयासरत लोग हैं उसको भी लेकर जाएं। और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन में मनमोहन गुप्ता जी का एक विशेष आप भाव और लगाव देखेंगे। और आज इसी विषय को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।